गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग जो हैं बहुत ही अमेजिंग हो गए। सो गाइस, आज हमारा है पॉडकास्ट का एपिसोड 2। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं किसी न किसी गेस्ट को यहाँ पे इनवाइट करने वाला हूँ और डेफिनेटली मेरी लाइफ के बारे में भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन आज का जो स्पेशल हमारा एपिसोड है वो है, हमारे साथ एक गेस्ट हैं वो जो कि काफी एक्सपीरियंस्ड गेस्ट हैं, जो कि आईटी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं और उनका नाम है महेश। राइट, सो वेलकम महेश जी, आपका हमारे इस पॉडकास्ट एपिसोड के अंदर। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करने के बाद में यही बोलूंगा कि आप जो है अपना इंट्रोडक्शन दें कि आप जो हैं कितना एक्सपीरियंस है आपको और क्या क्या आज अब तक आप लोगों ने आपने जो है टेक्नोलॉजीज को कवर किया है, लाइक नेटवर्किंग, सर्वर्स, किस किस डोमेन के अंदर आपने अभी तक काम किया हुआ है। और साथ में अगर ये भी बता पाए तो बेहतर होगा कि आपने अब तक कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो करे हैं अपने इस करियर को इस लेवल पर लाने के लिए। So first of all, thank you so much, sir, to invite me, and very good evening to all of your audience and to you also. And मेरा नाम महेश डनसेना है, and basically I belong from the छत्तीसगढ़, and छत्तीसगढ़ का एक स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, that is जांजगीर चांपा. I belong from there, okay. और जर्नी मेरा अराउंड 2013 से स्टार्ट हुआ इन द आईटी फील्ड, और वो भी कोई ऐसा प्लान्ड आईटी फील्ड नहीं था. उस टाइम पे क्या है, 2G का नेटवर्क चल रहा था मेरे पास. जनरली उस टाइम पे क्या होता था, मोबाइल हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता था. तो मेरा एक दोस्त था, वो ऐसे ही इंटरनेट चला रहा था. मैंने देखा कि यार ये यहाँ पर कुछ एक इंस्टीट्यूट का नाम लिखा हुआ था. मैंने पूछा कि ये क्या है, तो उसने मुझे थोड़ा ब्रीफ में बताया कि ऐसा कुछ होता है जहाँ पर कंप्यूटर की क्लासेस वगैरह होती हैं और मतलब कुछ उसके बाद सीखने को मिलता है. अच्छा, मैं बोला मैंने प्लान कर लिया वहाँ के लिए कि यार मुझे जाना चाहिए. मैंने 2-3 महीने के बाद वहाँ एक दिन में ऐसे ही बाय ट्रेन निकल लिया वहाँ पता करने के लिए कि यहाँ पर एक्चुअली में आपके इंस्टीट्यूट में क्या क्या सिखाया जाता है. सो टू बी ऑनेस्टली मेरे को उस टाइम पे माउस का राइट क्लिक एंड लेफ्ट क्लिक भी पता नहीं था. ठीक है. और उस टाइम के बाद से जब उन्होंने मैं वहाँ गया, वहाँ का एटमॉस्फेयर देखा, वहाँ के टीचर्स देखे, फैकल्टी से मिला, तो मुझे बहुत ही इम्प्रेसिव लगा. और मैंने अपना जो लर्निंग स्टार्ट किया, मैंने कम्प्लीटली एक पर्टिकुलर किसी भी एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक या एक टेक्नोलॉजी से नहीं किया था. मैंने उनका एक ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी रहता था, जैसे कि आपका MCSE हो गया, आपका CCNA हो गया. उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी सिखाया जाता है, हार्डवेयर भी सिखाया जाता है, नेटवर्किंग भी सिखाया जाता था. मैं वो वहाँ से स्टार्ट करते करते मैंने मेहनत भी किया. इंग्लिश थोड़ा मेरे लिए बेनिफिट रहा कि मेरा इंग्लिश थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, है ना. तो वो मेरे लिए बेनिफिट रहा कि मैं जल्दी टेक्नोलॉजी को ग्रैब कर पाया. और हाँ, ऐसा नहीं कि मैं इजीली भी हो गया, मेहनत भी किए. ग्रुप था, हम लोग क्या करते थे, ग्रुप ऐसे जब वहाँ थे तो PG में रहा करते थे, तो वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट थे ऑलमोस्ट उसी इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते थे. तो वहाँ जब ग्रुप स्टडी होता था और हमारे पास सिस्टम होते थे, हम वहाँ बैठ के डिस्कस करते थे. इंस्टीट्यूट में तो करते ही करते थे कि क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे ये वर्क करता है, साथ में मिलके ग्रुप प्रैक्टिकल भी करते थे, डिस्कशन भी करते थे. लेकिन उसके बाद भी अगर PG जाने के बाद भी वही ग्रुप मिलते थे तो हम लोग फिर से उस पर डिस्कशन के ऊपर डिस्कशन करते थे. तो हमने सभी जितने भी हम लोग ग्रुप में थे वो ऑलमोस्ट सभी आज MNC कंपनी में है. और कुछ लोग चेन्नई में है, कुछ मुंबई में है, कुछ पुणे में है, कोई दिल्ली में है. अभी कोई मेरा एक दोस्त है, वो अभी फ्लिपकार्ट का जो सर्वर है जहाँ पर चेन्नई में है, वहाँ उसका जॉब लगा है, भी रिसेंटली वो शिफ्ट हुआ है. तो ऐसे हमारा सर्कल अच्छा बना रहा उसी टाइम से, और आज भी हमारा सर्कल अच्छा बना हुआ है. और आज भी हम लोग किसी टेक्नोलॉजी में कहीं पर कोई फंसते हैं तो एक दूसरे का हमारा ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप. हम लोग ऐसे मैसेज डाल देते हैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करके कहीं ना कहीं से हम लोगों को रास्ता निकल जाता है. गूगल तो है ही, बट गूगल से पहले हम लोग अपने आप को एज ए फ्रेंड, एज ए लाइक उस फील्ड से उतने लंबे टाइम से हम लोग जुड़े हुए, तो हम लोग पहले एक दूसरे को पूछते हैं कि भाई ये ऐसा प्रॉब्लम है, क्या होना चाहिए. और टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम तो आते ही रहेंगे. तो यहाँ से तो मेरा रहा स्टार्टिंग कि मैंने इस 2013 से मैंने इस फील्ड में आया एक इंस्टीट्यूट से. मैं अभी उसको नाम रिवील नहीं करना चाहता, बट वो भी वेल नाउन इंस्टीट्यूट रहा है. और उसके बाद से मैं फिर कुछ साल में अपने छत्तीसगढ़ में ही मैंने जॉब, वो कुछ गवर्नमेंट सेक्टर थे, वहाँ मेरे को जॉब ऑफर मिला. मैं वहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में अपना सर्विस दिया कुछ 2-3 साल के अराउंड. फिर मैंने देखा कि मेरे सारे दोस्त तो मूव होते जा रहे हैं मेट्रो सिटी. तो मैंने भी सोचा कि आई थिंक इट्स इनफ, मेरे को जितना एक्सपीरियंस लेना था यहाँ पर रियल टाइम का तो हो गया. आई थिंक अब मुझे मूव ऑन हो जाना चाहिए कि किसी मेट्रो सिटी में, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी और जो
हम लोग स्पेशली जो अगर देखा जाए आईटी इंडस्ट्री के लिए, जैसे सिलिकॉन वैली बोला जाता है, वो स्पेशली बैंगलोर को बोला जाता है, चेन्नई को बोला जाता है, पुणे को बोला जाता है, हैदराबाद को बोला जाता है, और समाओ दिल्ली को भी बोला जाता है, ठीक है। तो स्पेशली सभी जगह में लोग वो स्प्रेड होने लगे कि कभी वो कोई चेन्नई चला गया, कोई मुंबई चला गया, वहां से फिर 1-2 साल के बाद में मतलब वो लोग कहीं ना कहीं और शिफ्ट होते गए और स्विच के ऊपर स्विच करते गए, और उनका पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ टेक्निकल ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ और एक ग्रोथ के ऊपर ग्रोथ ही रहा उनका। इन लाइक 2-3 इयर्स वो बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंच गए। मैं उसके बाद थोड़ा लेट से स्टार्ट किया एज कम्पेयर टू देम, बट जो भी है, कुछ भी स्टार्ट कभी लेट नहीं होता है, अच्छा होता है। तो फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि भाई डोंट वेस्ट योर टाइम देयर, कम टू द मेट्रो सिटी, डू स्ट्रगल। वो चाहते तो मुझे जॉब ऑफर कर रहे थे, सब चीज कर देते, लेकिन मेरे को जॉब वो लोग ऐसा, हमारे ग्रुप में ऐसा था कि जो भी पाना है खुद के दम में पाना है। उनके पास ओपनिंग भी रहता था, तो वो लोग कभी नहीं बोलते थे कि हमारे पास ओपनिंग, वो बताते थे भी कि ओपनिंग है, लेकिन हम लोग साफ बोल देते थे कि ऐसा रेफरेंस से जॉब नहीं करना है। पहले स्ट्रगल करेंगे 4 महीना 6 महीना, फिर पढ़ेंगे, मेट्रो सिटी में जाएंगे, वहाँ का कल्चर समझेंगे, वो शहर देखेंगे, वहाँ का मतलब जो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहाँ की रिक्वायरमेंट वो एक्सप्लोर करेंगे। और जितना जो अभी फिलहाल जिस हम लोग पहले रिमोट से, हमारा जो था रिमोट स्टेट था, तो वहाँ लिमिटेड टेक्नोलॉजीज इनफ, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से मुंबई या दिल्ली से उनका जो डेटा सेंटर होता था, वहाँ से टेक्निकल टीम आपको डायरेक्टली सपोर्ट कर देते थे रिमोटली। लेकिन यहाँ क्या होता है, आप अगर मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप किसी युद्ध में जाते हो तो आपको पता नहीं होता है कि कैसे करना है, लेकिन जब मार दिए तो फिर तो जाना ही जाना है, निकलना ही निकलना है। तो वैसा वाला कहानी हुआ सबके साथ, और काफी अच्छा रहा सफर। और अभी इन दिस मतलब 2013 से अब तक मेरे को अराउंड 9 to 10 ईयर्स हो गया, प्लस 9 to 10 प्लस ईयर्स हो रहे हैं, समझिए कि इस इंडस्ट्री में मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है। क्योंकि जैसे मैंने और मेरे कॉलेज फ्रेंड थे या स्कूल फ्रेंड थे, उनको मैंने देखा, वो भी अपने कुछ डिफरेंट स्ट्रीम में वो लोग अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किए, और करने के बाद वो भी आज अपने अच्छे जगह पे है। समहाउ मैंने इंजीनियरिंग नहीं कर पाया, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आया मैं, लेकिन मैंने फाइट किया और मैंने अच्छा मुझे तो बहुत सेटिस्फेक्शन मिला। सेल्फ सेटिस्फेक्शन इज द सक्सेस अकॉर्डिंग टू मी, कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, आप अच्छे से लाइफ स्टाइल आपका चल रहा है, आप अच्छे से ग्रोथ कर रहे हो ईयर बाय ईयर, आप मेहनत भी कर रहे हो। और हाँ, आईटी में आना इज नथिंग बट, अगर आप आईटी में आ रहे हो तो आप ये सोच के मत आओ कि आपको जॉब मिल गया देन कीप क्वाइट, ऐसा कुछ नहीं होता आईटी में। आईटी हमेशा ग्रोथ देता है, डे बाय डे टेक्नोलॉजी आपका हाई होते जा रहा है, डिवाइस छोटे होते जा रहे हैं, सिक्योरिटी हाई होते जा रहा है, और माइक्रो टेक्नोलॉजी आ गया है आपका। अभी रिसेंटली जैसे कि हम लोग अगर सुने तो पहले क्या होता था, राउटिंग स्विचिंग, ओएस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एंड आपका क्या अगर ओएस में देखा जाए तो सर्वर का ओएस होता था, लाइनक्स हो जाता था, है ना, और आपका विंडोज ओएस हो जाता था। लेकिन इसके बाद जो टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से ईयर बाय ईयर, डिकेड बाय डिकेड अपग्रेड हो रहा है, इवोल्यूशन जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी के हुआ, अगर आप अपने आपको भी उसी पाथ में लेके जा रहे हो तो आपका डिमांड हमेशा बना रहेगा। आपका डिमांड हमेशा बना रहेगा, इसके 2 मतलब हैं। जैसे कि अगर आपके पास इंटरव्यू, आपके पास टेक्निकली स्किल है, अब जो सामने वाले को चाहिए, तो आप अपना डिमांड लगा सकते हो कि मैं इस पैकेज में जाऊंगा। तो महेश, आपने अभी एक चीज बोली बीच में कि जब आप अपनी स्टेट के अंदर, अपनी सिटी के अंदर ही काम कर रहे थे, राइट, तो अब आपको एक लगा कि नहीं यार, हमें मेट्रो सिटीज के अंदर जो है मूव ऑन करना चाहिए। ये बहुत सारे लोगों का सवाल होता है बेसिकली मेरे पास। कभी बहुत सारे लोग जो है कई बार फोन करते हैं हमें, कई बार बहुत सारे चैट्स आए होते हैं हमारे पास में, क्योंकि मेरा नंबर जो है वो अवेलेबल है यूट्यूब वगैरह पे। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि क्या अगर मैं किसी एक नॉन मेट्रो सिटी से हूं, तो मैं अगर आईटी में अपना करियर बनाना चाहता हूं और मैं रीलोकेट नहीं होना चाहता, तो व्हाट डू यू थिंक कि उनको इस आईटी फील्ड में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देखिए सर, ये अभी लास्ट पेंडेमिक के बाद से सारे सिनेरियो बदल चुके हैं। हम क्या होता था पहले, अगर हमें किसी कंपनी का कोई इंटरव्यू देने के लिए आना होता था तो हम रिमोट से, हम अपने स्टेट से हम हैदराबाद या बेंगलोर मूव होते थे, है ना, और जाके इंटरव्यू दिलाते थे। लेकिन क्या हुआ, जब पेंडेमिक के बाद से जो हमारे पास जो इवोल्यूशन हुआ है और जो बदलाव आए हैं कि आपको घर बैठे इंटरव्यू दिलाने हैं, आपको लिंक भेजा जाएगा, ये तो हो गया इंटरव्यू का पार्ट।
लर्निंग पार्ट में भी बहुत ज्यादा इवोल्यूशन हुआ है, जैसे कि लाइव क्लासेस आ गए, और लाइव क्लासेस इतने अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में लाइव क्लासेस आपको मिल रहे हैं हर एक टेक्नोलॉजी में, कि आप घर बैठे आप अच्छे से अपना लर्निंग कर सकते हो। आपको टेक्नोलॉजी का एक बार नॉलेज हो गया, आप उसके बाद अभी आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली। नौकरी पोर्टल्स में बहुत सारे ऐसे नौकरी पोर्टल्स हैं, जैसे साइन हो गया, naukri.com हो गया। आप लिंक्डइन में अपने ग्रुप बना सकते हो, आप अपना कनेक्टिंग नेटवर्क बना सकते हो लिंक्डइन में, और अपना जो एक्सपीरियंस है और जो स्किल है आप उसमें वहाँ शो कर सकते हो। जिसको रिक्वायरमेंट रहेगा वो आपको डायरेक्टली ऑफर भी दे सकता है इंटरव्यू कंडक्ट करा के। तो नौकरी मिलना बहुत आसान हो चुका है। ना आपको अपने घर से मतलब आपको कहीं से भागम भाग नहीं किया, नहीं मुझे जाना है उस शहर में, मुझे उस कंपनी में जाना है, मुझे अब हर जैसे इधर रिमोट सिटी से आप आ रहे हो, पहले जब आते थे तो कोई भी शहर का एक लोकेशन हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब लगता था कि यार ये जगह कहाँ पर होगा। ठीक है, गूगल मैप वगैरह दैट्स फाइन, बट कहीं लैंग्वेज का इशू होता था, कहीं पर जब आपके पास समहाउ चार्जेस वगैरह कन्वेंस का भी इशू होता था, होटल में रुकना होता था, ट्रेन में उस ट्रेन पकड़ना है आपको, बरसात है, गर्मी है, तो बहुत सारी चीज होता था। लेकिन आपको आज आप अपने घर में बैठ के सब चीज सीख भी सकते हो, और साथ ही साथ आप इंटरव्यू भी मतलब क्रैक कर सकते हो घर बैठे। आपको ऐसा नहीं कि आपको बिगिनिंग 3 लाख 4 लाख से स्टार्ट हो गया, एज पर योर कैपेबिलिटी आप डिमांड कर सकते हो। अगर आपको अपने स्किल पे कॉन्फिडेंस है आप, तो आप डिमांड कर सकते हो और आपको ऑफर के ऊपर ऑफर आ सकते हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए मेहनत तो बेसिकली करना पड़ेगा। डेफिनेटली मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, उसके बिना तो, मेहनत के बिना तो कोई भी कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, बीच में आपने अपनी इंट्रोडक्शन के अंदर एक चीज और बोली है, और मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे लोग जो है इसके बारे में भी कई बार हमारे पास कोर्सेज के लिए कॉल करते हैं कि सर मुझे CCNA करना है या MCSA करना है, या फिर से कोई भी कोर्स के बारे में इंक्वायरी करते हैं। तो कई बार मेरे से सवाल किया जाता है कि सर मैं एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूं। तो अभी जैसे आपने भी बताया कि आप भी एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से थे, और आप अभी एक सक्सेसफुली मतलब अपने करियर को इस IT फील्ड के अंदर आगे लेके चल रहे हो। तो आपको क्या लगता है कि मतलब आप क्या गाइड करना चाहेंगे दूसरों को कि नॉन टेक्निकल वाले भी वाकई सक्सेस हो सकते हैं IT फील्ड के अंदर आकर, या फिर उनको पहले कुछ एक बैकग्राउंड होना, टेक्निकल बैकग्राउंड या टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है, मैंडेटरी है IT फील्ड में आने के लिए? आपका क्या ओवरव्यू है इस पे? देखिए सर, ये चीज तो शुरू हमें भी सता रही थी कि ये यार हमारे लिए इंग्लिश थोड़ा टफ हो जाएगा। मान लो हालांकि इंग्लिश स्ट्रांग में था, लेकिन हम लोगों को जो इंग्लिश था वो एक वर्बल इंग्लिश था। लेकिन अगर आपको ग्रामेटिकल इंग्लिश, तो एज ए इंडियन, एज ए एशियन पीपल, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन जैसे आप बोले कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, राइट, थैंक यू। तो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से का मतलब एक होता है कि टेक्नोलॉजी की कोई अपनी भाषा नहीं होती है। टेक्नोलॉजी हर एक, आप जिस भाषा में, अपने लोकल भाषा में टेक्नोलॉजी को समझ सकते हो, तो आपको टेक्नोलॉजी को समझना है, ना कि लैंग्वेज को समझना। आप अगर 12th पास आउट हो तो भी आप टेक्नोलॉजी में आ सकते हो। अगर आप एज ए ग्रेजुएट हो तो भी आप टेक्नोलॉजी में आ सकते हो। जरूरी नहीं कि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से ही आओ, आप किसी भी स्ट्रीम से आ सकते हो। और हाँ, स्ट्रीम से आने का मतलब अगर आप कहीं अपना प्लेटफॉर्म अगर चेंज कर रहे हो, आप अपना डोमेन चेंज कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है उसके लिए आप रिस्क ले रहे हो। और रिस्क लेने से पहले आप अच्छे तरह से एक्सप्लोर कर लो। आजकल सभी चीज ऑन यूट्यूब है, और आप जैसे मैंने भी बहुत सुना है लोगों को कि आपसे बहुत लोग इंस्पायर हुए हैं, और हमेशा आपकी तारीफ मैं सुनता रहा है। जैसे आपने जिस हिसाब से वीडियो अपलोड करते रहते हैं और जिस इजी वे में आप वीडियो बताते हैं, तो आप समझ सकते हैं। मतलब मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे आप जैसे मेंटोर हैं, जो आप जैसे जो टीचर्स हैं, जो कि फ्री में इतना अच्छे कोर्स अवेलेबल कराते हैं और लोगों को इतना स्किल बनाते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि टेक्नोलॉजी की कोई भाषा है, और ना ही इसके लिए कोई आपको टेक्निकल बैकग्राउंड से मतलब आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, या समझ रहे हैं ना आपकी, आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना है, इस टाइप का कुछ भी नहीं लगता मुझे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आई थिंक मुझे भी एक छोटा सा अगर मैं एग्जांपल लेने की बात करूं यहाँ पे, तो आई थिंक हम सभी जो है पहले स्मार्टफोन के साथ में इतने क्या अच्छे से यूज नहीं करते, लेकिन जैसे ये स्मार्टफोन हमारे डे टू डे लाइफ में आया, तो वो हमारे लिए आज की डेट में कोई डिफिकल्ट नहीं रह गया, राइट? बहुत ईजी हो गया यूज करना। आई थिंक इसी तरीके से अगर कोई भी नॉन टेक्निकल फील्ड से भी अगर उसका पर्सनल इंटरेस्ट है IT फील्ड के अंदर आने के लिए, आई थिंक वो भी अपना करियर जो है आसानी से बना सकता है, राइट? ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं दोनों चीजें, आप तो एक तो चीज जो कि जनरेशन में चल रहा है इसलिए आप अडॉप्ट करना चाहते हो उसको,
या फिर आपको सच में रिक्वायरमेंट है, आपका सच में इंटरेस्ट है, डिपेंड करता है। एक तो आप लोगों को देख के बदल सकते हो, या तो फिर आपका इंटरेस्ट है या आपको कुछ करना है, कुछ करना है वो तो। लेकिन आपको स्ट्रीम चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप हर किसी को पता है कि अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना है, लेकिन कौन से फील्ड में चूज करना है, मेरी कैपेबिलिटी क्या है और मेरे लिए कौन सा बेटर होना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने आप को जो जिस भी स्ट्रीम में आप जाना चाहते हैं उसका एक प्रॉपर एक्सप्लोर करें। उसके इन टू इंड आपको जानकारी होना चाहिए कि इसमें क्या होता है, इसके बेनिफिट क्या है, अगर इसके रिस्क क्या है, इसके अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो उसके बाद आप उस टेक्नोलॉजी में जाएंगे तो आपके लिए बेटर है। क्योंकि अगर आपको पता है कि मुझे ये चीज करने से इतना बेनिफिट मिलने वाला है, तो मुझे पता है कि आप 9 to 5 वाला जॉब, या फिर जो बोलते हैं ना कि 8 आवर पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं लगेगा आपको। दिन रात भी मतलब आप पढ़ोगे तो आप थकोगे नहीं, जहां आपको इंटरेस्ट होगा। जब क्योंकि आप इंटरेस्ट जाहिर सी बात है आएगा ही आएगा, क्योंकि आपको पता है कि मुझे पढ़ने के बाद मुझे ये मिलना है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि कौन सा मतलब फील्ड सेलेक्ट करना चाहिए किसी भी, अगर कोई आईटी फील्ड में अपना करियर की शुरुआत करना चाहता है, तो कौन सा कोर्स उनके लिए बेस्ट है? लाइक सीसीएनए से स्टार्ट करना चाहिए, या एक सिर्फ सीसीएनए को लेके आगे करियर बनाया जा सकता है, या फिर किसी अगर हम बात करें कि मल्टीपल स्किल्स की, बहुत सारी कंपनीज आज की डेट में अपने एम्प्लॉय के अंदर मल्टी स्किल एम्प्लॉय को जो है वो हायर करने में ज्यादा बिलीव करती हैं कि चलो ठीक है, एम्प्लॉय हायर किया है तो वो नेटवर्किंग भी देख लेगा, सर्वर्स भी देख लेगा, राइट, कुछ फायरवॉल्स में इश्यू आ गया तो वो भी देख लेगा। तो आपका क्या सजेशन है कि किसी एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर लाइक नेटवर्किंग या सर्वर, इसको लेकर भी आगे बढ़ा जा सकता है, या फिर जॉब लेने के लिए एज अ फ्रेशर की ये 2-3 जो आपके डोमेन्स है लाइक सिक्योरिटी, सर्वर्स एंड नेटवर्किंग, इन सभी का नॉलेज होना भी जरूरी है? क्या लगता है आपको? जी, स्किल का तो होना बहुत जरूरी है। और आजकल कंपनियां यही सोचती है कि मल्टीटास्किंग मेरे पास इंजीनियर हो, कि जहां पर अगर मैं सर्वर के लिए 2 बंदा हायर करूं, नेटवर्क के लिए 2 बंदा हायर करूं, सिक्योरिटी के लिए 2 बंदा हायर करूं, तो कंपनी का बजट जो होता है, ईयरली जो बजट होता है, वो उतना पॉसिबिलिटी, एक मिड रेंज की कंपनी होती है वो उतना बजट नहीं होता है। लेकिन हाँ, एक इंटरप्राइज कंपनी है जो वेल सेटल है, तो वहां पर हर चीज के लिए एक चीज सर्वर मेंटेन करना है। जो अगर मान लो डीएससीपी सर्वर मेंटेन करना है, तो एक इंजीनियर पर्टिकुलर डीएससीपी के लिए हायर करेगा। अगर आपको डीएनएस मेंटेन करना है, आपका वेब होस्टिंग करवाना है, आपको अपना ईमेल सर्वर मेंटेन करना है, तो 2 इंजीनियर आपके ईमेल सर्वर के लिए रहेंगे, क्योंकि उनको 24/7 सर्विस चाहिए। तो एक इंजीनियर को 8 आवर का ही शिफ्ट रहेगा। तो ऐसे कंपनियां मल्टी पर्सन हायर करते हैं सिंगल डिवाइस को मेंटेन करने के लिए। लेकिन फिर भी जो मिड रेंज की कंपनी है, जो कि ये सोचते हैं कि एक बंदा हो, टेक्निकल हो, और मेरा जो राउटर है वो भी संभाल, नेटवर्किंग भी संभाल ले, सिक्योरिटी भी संभाल ले, और अपना सर्वर भी संभाल ले, इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट संभाल ले। और मैं अभी जिस कंपनी में जॉब करता हूँ, वहां पर हमारा क्या है ना, सेल्स एंड सर्विस दोनों भी है। तो हम लोग जैसे कि राउटर स्विच, जो कंपनियां, जो नए क्लाइंट है ना, अच्छे बड़े क्लाइंट है, जहां पर उनके ऑल ओवर पैन इंडिया में उनके ब्रांचेस हैं, वैसे नेटवर्क को मैंने देखा है, वैसे मतलब ब्रांचेस गए हैं, और कुछ तो लिमिटेड ब्रांचेस हैं, वहाँ भी हमारे क्लाइंट हैं। तो वहाँ भी अगर मैं जाता हूँ, अगर कुछ इशू होता है और मैं जाके देखता हूँ उनका इशू, और मैं वहाँ के समझता हूँ कि वहाँ के, क्योंकि लोकल ओन आईटी पर्सन होना एक अलग बात है और एक वेंडर आईटी पर्सन होना अलग बात है। तो मैं एज ए वेंडर उनको सपोर्ट करता हूँ अगर कुछ इशू होता है। तो वहाँ पर मैंने देखा है कि कंप्लीट 500-700 एम्प्लॉय है, और जो कि फाइनेंशियली कंपनी है, फाइनेंशियल बेस्ड कंपनी है ना, बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां हैं। वहां पर सिर्फ एक बंदा है जो राउटिंग भी देखता है, स्विचिंग भी देखता है, आपका क्लाउड भी देखता है, आपका सिक्योरिटी भी देखता है, सारे काम एक ही बंदा करता है। इवन कि इंड यूजर डिवाइस को भी मेंटेन करता है, एक्सेस पॉइंट भी वो मेंटेन करता है, वो अपना एआई का भी देखता है, क्योंकि रकस जैसे वहां पर डिवाइस लगे हुए हैं, जैसे हमारे सिस्को के डिवाइस होते हैं, वैसे ही रकस एक ब्रांड है, वहां पर भी वो डिवाइस लगा हुआ है। तो वो अलग ही एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस पे है। तो वहां पर एआई भी इंटीग्रेट हो चुका है। तो वो अकेला बंदा इतना मतलब मैनेज करता है। तो कंपनियों का रिक्वायरमेंट वही रहेगा, आपसे एक्सपेक्टेशन रहेगा कि आप मल्टीटास्किंग रहें। लेकिन एज अ फ्रेशर, अगर आपको अभी कंप्यूटर के फील्ड के बारे में कुछ पता नहीं है, तो सिंपल सा है, आप यूट्यूब ओपन करो, आप हार्डवेयर पढ़े, पहले से आप पढ़ाई, अगर खुद से अगर सेल्फ लर्निंग करना है तो खुद से आप यूट्यूब में, तो यूट्यूब पढ़ के लोग बहुत आगे तक पहुंच गए हैं। तो आप सिंपल से आप ओएस का देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप की ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप नोट्स बनाओ, हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, जैसे मदरबोर्ड हो गया, हार्ड ड्राइव हो गया, प्रोसेसर क्या हो गया, रैम क्या हो गया, एसएमपीएस क्या हो गया, उसमें कलर कोडिंग क्या क्या होता है, आपका पावर कैसे आता है। आप एक
हार्डवेयर लेवल से, एक सिस्टम लेवल से आप इस फील्ड में ज्वाइन कर सकते हो पहली बार। जहां आपको लगता है कि हाँ नहीं अब मुझे आ गया है, आप दूसरा अपना स्ट्रीम उसको एक स्टेप आगे ले जाओ और अपने आप को जैसे कि एज ए नेटवर्क कहीं भी जाओ, चाहे नेटवर्किंग पढ़ो आप, चाहे सर्वर पढ़ो, चाहे आप सिक्योरिटी पढ़ो, बेस तो आपका नेटवर्किंग ही है। क्योंकि जो फंडामेंटल जो नेटवर्किंग में सीसीएनए में जो स्पेशली पढ़ाया जाता है, वो अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो आप किसी भी नए टेक्नोलॉजी में, अगर आपको फंडामेंटल, सपोज आप सीसीएनए के क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, फंडामेंटल आपको क्लियर हो गया, आप सर्वर में भी जा सकते हैं क्योंकि वही फंडामेंटल सर्वर में भी मिलना है आपको, वही फंडामेंटल आपको फायरवॉल में मिलेगा, वही फंडामेंटल आपको क्लाउड में मिलेंगे, साइबर सिक्योरिटी में वही फंडामेंटल मिलेंगे। तो हमेशा आपका फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए। टेक्नोलॉजी का अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आता भी है आपको, तो आप ऑटोमेटिकली गूगल करके या कुछ बुक पढ़ के आप खुद से उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये अभी आप ये बताइए कि आप इतने सालों से, ऑलमोस्ट आपने 9-10 सालों के आपको काम करते हुए इस इंडस्ट्री के अंदर, सो आपकी एक्सपर्टीज क्या है? मतलब आप सर्वर्स में एक्सपर्ट्स हैं, नेटवर्किंग में हैं, सिक्योरिटी में है, आपकी एक्सपर्टीज क्या है? देखिए सर, आईटी एक बड़ा बहुत बड़ा समुद्र है ना। हम उसमें एक छोटे से मछली समझिए, है ना, एज इंजीनियर। और क्या होता है ना, बहुत सारे स्ट्रीम है आपके, जैसे कोडिंग में भी है, सर्वर में भी है, नेटवर्किंग में भी है। अब देखिए ऑटोमेशन भी आ चुका है, और साथ ही साथ आपको पाइथन आना चाहिए, जावा आना चाहिए, राउटिंग स्विचिंग आना चाहिए, फिर सर्वर भी आना चाहिए, फिर लिनक्स भी आना चाहिए। तो एक हद तक पॉसिबल भी है ये चीज, और कहीं ना कहीं हर किसी के लिए पॉसिबल भी नहीं है कि एक बंदा हर चीज आ जाए। हाँ, लेकिन अगर मेरी बात मैं बताऊं तो मैंने शुरू अपना हार्डवेयर नेटवर्किंग से मैंने स्टार्ट किया था अपना जर्नी। और जहां मैंने उस टाइम पे भी अगर मुझे समझ नहीं आता था, जाके मुझे लगता था, एक उत्सुकता था जानने के लिए, तो मैं वहीं का लोकल शॉप था, मैंने वहां ज्वाइन किया कि वहाँ क्या होता था, लोकल कंप्यूटर्स वगैरह आते थे, प्रिंटर्स वगैरह आते थे, तो एटलीस्ट हमें समझ आता था कि प्रिंटर कैसे वर्क करता है, सिस्टम कैसे वर्क करता है, ओएस क्या होता है, एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल करते हैं, हार्डवेयर में किस टाइप के इशू आते हैं। अगर उससे और क्लाइंट होते थे तो वहां पर जा रहे थे, तो धीरे धीरे हमें भी पता चला कि नेटवर्किंग और सर्वर क्या होता है। जैसे अगर मैं बताऊं आपको, तो 2013 में मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गया था कि मैं बीएसएनएल का सर्वर मेंटेन कर रहा था। ग्रेट, है ना। तो उसके बाद से फिर मैं जब उसके बाद बिटकॉइन माइनिंग डेटा सेंटर है हमारे नया रायपुर में, एक नोएडा बेस्ड कंपनी है जहां पर सिर्फ बिटकॉइन माइनिंग हो जाता था। वो डेटा सेंटर मैंने मैनेज किया। वहां पर क्या होता था, अपना जैसे उस टाइम का लास्ट ईयर इलेक्शन हो रहा था, लास्ट इलेक्शन में मैं उधर ही था। तो वहां पर क्या होता था, कॉल सेंटर भी था उनका, तो कॉल सेंटर का भी नेटवर्क मैनेज करना, आपको डेटा सेंटर का भी मैनेज करना। तो मैंने वहां से स्टार्ट करके फिर मैंने सोचा कि टेक्नोलॉजी यहाँ हाई नहीं हो रहा है, मेरे को मूव होना चाहिए। फिर मैंने आ गया यहाँ हैदराबाद में देखा कि एक एक जगह पे जो बंदे हैं वो, उनको राउटिंग स्विचिंग तो उनके लिए मजाक था, उनके लिए सिक्योरिटी ऐसे ही था, मतलब सारे चीज ऐसे मजाक जैसे थे, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस थे और अच्छे अच्छे कंपनी में जॉब कर रहे थे, है ना। तो हमने भी सोचा कि यार अभी जिस लेवल पे हैं हम लोग, तो हमें तो उतना मेहनत, इसमें तो हमारा बात नहीं बनने वाला है ऐसे मेट्रो सिटी में। हमने भी जी तोड़ मेहनत की। फिर उसके बाद मैंने फिर से हमारा जो बेसिक था वो मैंने स्ट्रॉन्ग किया, फिर से मैंने रिवाइज किया अपने टॉपिक्स, फिर से प्रैक्टिस वगैरह किए, फिर से टोपोलॉजी क्रिएट किए, प्रैक्टिस करते गए, प्रॉब्लम आते गए, रिजॉल्व करते गए, फिर धीरे धीरे इंटरव्यू दिलाते गए। अब एक ही इंटरव्यू में हो गया, ऐसा नहीं कि 8-10 इंटरव्यू दिलाने के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिला। अब वो भी अच्छे से अच्छा मतलब एक सॉफ्टवेयर कंपनी था जिसका कुछ ब्रांच यूएस में है, 4-5 ब्रांच तो इंडिया में ही है ना। तो उसका एक वेन नेटवर्क मैनेज करना, उसका डेटा सेंटर मैनेज करना, उनका क्लाउड मैनेज करना, है ना। तो ये बहुत सारी चीज अपॉर्चुनिटी मिले सीखने की। तो ये तो रही बात कंपनी में जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिला वो। अगर मैं अभी खुद का मैं बताऊं कि मैंने क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या सीखा है, तो मैं भी राउटिंग स्विचिंग मैंने सीखा सिस्को का, मेरे को जूनिपर का मैंने सीखा है, और मैंने रकस सीख लिया है, मतलब रकस का मुझे अच्छे से पता है। और मेरे को FortiGate फायरवॉल का है, पालो अल्टो का है, और SD-WAN टेक्नोलॉजी का है। और स्पेशली अगर देखा जाए तो बेसिक फंडामेंटल तो हमेशा स्ट्रांग होना ही चाहिए, तभी आप सारे इस टेक्नोलॉजी को ग्रैब कर सकते हो। तो ये सब 4-5 टेक्नोलॉजी है जो कि मैंने कंप्लीट किया है। हाँ कुछ पार्ट है सर्वर के, वो मेरे को आते हैं, जैसे कि DHCP DNS, जो अब रियल टाइम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये रियल टाइम में आप एज ए नेटवर्क इंजीनियर आप सर्वर को टच नहीं कर सकते, क्योंकि सर्वर के लिए डेडिकेटली पर्सन होते हैं। हाँ, अगर मैं अभी भी चाहूँ कि मेरे को लर्निंग करना है, तो मुझे पता है, मुझे भरोसा है अपने आप पे कि मुझे 1 महीने में मैं उसको भी मैं ग्रैब कर लूंगा। तो इस पर रिक्वायरमेंट कंपनी का हमें करना पड़ता है।
ठीक है। तो अब एक कोई ऐसा इंसिडेंट या फिर कोई ऐसा आपका एक्सपीरियंस, कोई ऐसा इशू जो आपके लिए अब तक का जो भी आपका लाइफ स्पैन रहा है आईटी इंडस्ट्री के अंदर, उसमें कोई ऐसा मेजर इशू जो आपने फेस किया हो और उसको किस तरह से आपने रिजॉल्व करा और कितना टाइम लग गया आपको, ऐसा कोई एक्सपीरियंस है आपका अब तक का जो आप हमारे ऑडियंस के साथ में शेयर करना चाहते हैं? देखिए सर, प्रॉब्लम आने भी जरूरी है, तभी उसको रिजॉल्व करने के लिए आपके पास स्किल आते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो क्लाइंट बेस्ड सर्विस है, तो मोर देन 1000 क्लाइंट तो हैदराबाद में ही है। आउट ऑफ हैदराबाद भी है क्लाइंट, है ना, क्लाइंट्स हैं, तो वहाँ भी हमें मूव होकर जाना पड़ता है। तो हर जगह आपको ग्रीन नेटवर्क नहीं मिलेंगे। ग्रीन नेटवर्क इन द सेंस कि आपको फ्रेश नेटवर्क नहीं मिलेंगे जहाँ पर आप उसको इंस्टॉल बेसिक से स्टार्ट करो और कंटिन्यू करो। हमेशा आपको जनरली 90% ये चांस होते हैं कि आपको रनिंग नेटवर्क को आपको मूव करना है नए टेक्नोलॉजी में। तो प्रॉब्लम आते हैं क्लाइंट का भी, कभी अगर थोड़ा बहुत अप एंड डाउन SLA होता है एक्चुअली हमारा, उस टाइम तक हमें उनको हैंड ओवर करके देना पड़ता है। तो उस SLA में हमें करना भी पड़ता है। अगर कहीं क्लाइंट का हमें ये भी ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आपका रनिंग नेटवर्क को हम उसको उतना छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसमें R&D नहीं कर सकते। तो हमें कम्प्लीटली ये ख्याल रखना पड़ता है कि उनके जो प्रोडक्टिविटी है उसमें इम्पेक्ट ना पड़े हमारी वजह से। तो बहुत चीज तो पहली बात तो ख्याल करके रखना पड़ता है। हाँ, रही बात प्रॉब्लम आने की, तो प्रॉब्लम बहुत सारे है। अभी आप जैसे कि अगर मैं छोटा सा बेसिक एग्जांपल दूं, अगर एक्सेस पॉइंट की ही बात करते हैं हम लोग, तो एक्सेस पॉइंट को हम डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट नहीं करते, इन द सेंस कि लाइक अपोजिट में नहीं कनेक्ट कर सकते। हमेशा हम उसको क्या करते हैं, एक अगर आप अब इक्वल में आप कनेक्ट नहीं कर सकते, मेरे कहने का मतलब, क्योंकि उसमें क्या सिग्नल इंटरफेरेंस होता है। तो एक कंपनी था, बहुत 3-4 महीने से परेशान था वो कंपनी कि यार यहाँ अगर मान लो 7 एक्सेस पॉइंट है वहां पे, और 7 एक्सेस पॉइंट में अगर कोई यूजर अभी अगर कनेक्टेड है 4th एक्सेस पॉइंट में, अगर वो मूव हो रहा है अपने प्लेस से केबिन की ओर जा रहा है, तो 5वां और 6वां को क्रॉस करके वो डायरेक्टली 4th मतलब किसी 7वें पे कनेक्ट हो रहा था। ओके। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। फिर हमने देखा कि ऐसा क्यों प्रॉब्लम है, तो हम उसका देखे कि हमारा उनका जो सिग्नल स्ट्रेंथ होता था वो हमने चेक किया, हमने उस डिवाइस को ऑफ करके देखा। तो ये इस टाइप के बेसिक इश्यूज की वजह से भी ऐसे इश्यूज होते हैं। लेकिन हाँ, बाद में पता चला कि यार ये डिवाइस ही फॉल्टी निकला है, जबकि वो बंदा 4 महीने से परेशान है। हमने दूसरा डिवाइस लगाया, सब प्रॉपर चल रहा है, सब प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन के साथ। तो समहाउ टेक्नोलॉजी ऐसा है कि आपको क्लियरली भी नहीं पता, आप नहीं बोल सकते कि ये डिवाइस ही खराब है। लेकिन हाँ, आपको R&D करने के लिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ स्टेप करना पड़ता है। एक तो हो गया इसके बाद। रही बात VPN का, जब हम लोग अभी रिसेंटली एक और क्लाइंट था, उसने फेलोवर टनल क्रिएट किया है FortiGate पे। अब उसको फेलोवर टनल चेक करने के लिए मान लो अब उसको अब वो जो एक्टिव टनल है उसको डाउन करके देखना चाह रहा था। अब वो डाउन करके देखना चाह रहा था, लेकिन वो डाउन हो नहीं रहा है एक्टिव चैनल। जनरली हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम मैनुअली उसको फोर्स टनल हम फोर्सफुली उसको डाउन कर सकते हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा है। तो ये इस टाइप के इशू है। फिर हमने उसको कस्टमर केयर, जैसे OEM होता है, हमारा टेक्निकल सपोर्ट टीम होता है। कभी कभी क्या है ना, हम कितने भी पुराने हो जाएं इस फील्ड में, लेकिन हम हर चीज को रिजॉल्व कर ले ऐसा नहीं होता है। हमें हमेशा OEM के साथ कांटेक्ट रहना पड़ता है, और हम उनको लाइन पे लेके हम उनको साथ स्क्रीन शेयर करके भी हम उनके साथ हेल्प लेते हुए हम उसको रिजॉल्व करते हैं। तो फिर से हमने उसको रिकॉन्फिगर किया, वो रिजॉल्व हो गया। ऐसे एक क्लाइंट है जिनका US में एक ब्रांच है, उसमें VPN का कनेक्टिविटी नहीं हो रहा था। हम लोग सुबह 5 बजे से बैठे रात को 8 बज गया ना। तो पता चला कि नेक्स्ट डे पता चला, उस दिन तो कंप्लीट नहीं हो पाया, टनल बिल्ड नहीं हो पाया, लेकिन नेक्स्ट डे पता चला कि यार उसका जो ऑथेंटिकेशन की है ना, वो प्रॉपर वो डाल रहा है, लेकिन वो कैप्चा का मिसमैच हो रहा है। कि मतलब कैपिटल वो कुछ पासवर्ड है तो वो कैपिटल नहीं, उसका कीबोर्ड में ही प्रॉब्लम है। तो इस टाइप के भी इश्यूज होते हैं। हमें जनरली ये सब चीज को मतलब जब आप नेटवर्किंग बिल्ड कर रहे हो या नेटवर्किंग कहीं पर कुछ भी प्रोडक्ट शूट कर रहे हो, तो हमेशा पेशेंस, कूल माइंड और फोकस रहो। वहाँ का किसी भी नए टेक्नोलॉजी को आप जा रहे हो, किसी भी नए ऑर्गेनाइजेशन पे आप जा रहे हो, तो पहले उनका इंफ्रास्ट्रक्चर समझना जरूरी होता है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ऐसे चल रहा है, वहाँ नहीं चल रहा है, कभी कौन सा प्रॉब्लम है, उसमें पहले क्या था, प्रॉब्लम क्यों आया, अभी कैसा है। समहाउ कि कुछ डिवाइस फॉल्टी भी निकल जाते हैं, तो वहाँ का हमें प्रॉपर एक इलेक्ट्रिशियन बुला के वहाँ का अर्थिंग फेस वगैरह चेक कराना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे इशू होते हैं, और बहुत से बेसिक इशू की वजह से भी हमने फंसे हैं, और रिजॉल्व भी हुआ अच्छे से, कभी कोई इशू नहीं रहा, क्योंकि OEM भी हमारा साथ रहा है। उस चीज से हमें क्या है ना, बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि रियल टाइम में कैसा होता है।
मतलब कहने का मतलब जब तक फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे तो हम इश्यूज को आइडेंटिफाई करने में भी कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे, राइट? तो ये बात फंडामेंटल तो साथ ही साथ है, और साथ में क्या होता है ना, अब अगर आप अपने कितना भी आपको पता हो कि टॉपिक्स पता है, जैसे कि हम लोग जनरली पढ़ते हैं कि आपका ओएसपी पढ़ेंगे, EIGRP पढ़ेंगे, BGP पढ़ेंगे, लेकिन इंटरप्राइज नेटवर्क में ये सारे चीज बहुत ही रेयर केस में होंगे। जैसे बैंकिंग सेक्टर में, उसमें आपको मल्टीपल IGP और EGP प्रोटोकॉल देखने को मिल जाएंगे, लेकिन क्या होता है एक जनरल एक इंटरप्राइज नेटवर्क में जिसके 2-3 ब्रांच है, वहां पर आपको स्टैटिक राउटिंग से ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो एक बंदा हर चीज को अगर आप सोचेगा कि नहीं यार मुझे BGP नहीं आता, मुझे OSPF नहीं आता, मुझे EIGRP नहीं आता, तो इट डजंट मीन कि आपको बाकी सब भी नहीं आते। अगर आपको बाकी सब आते हैं वो इनफ है आपके लिए। जब आप तालाब में जब कूद ही गए और आपको तैरना नहीं आता है, फिर भी आप तैरना सीख ही जाओगे, ऐसा होता है। तो टेक्नोलॉजी भी ऐसा ही लगता है। सही बात है। अच्छा ये बताइए कि बहुत लोग जो हैं ये वो सोचते हैं कि मैंने CCNA कंप्लीट कर लिया, अब मेरे को जॉब भी मिल गई, अब मुझे अपने करियर में अपने जैसे से आगे चलाता रहूंगा। तो आपका क्या कहना है कि मतलब जो आगे प्रोफेशनल लेवल या एक्सपर्ट लेवल के जो कोर्सेज हैं, क्या उनको करके वो और अपने करियर को एनहेंस नहीं कर सकते जल्दी? आपका ओवरव्यू क्या है इस पे? देखिए यहाँ पर ना नेटवर्किंग में या फिर भी जब कोई भी IT फील्ड में आप आ रहे हो, और स्पेशली जब प्राइवेट सेक्टर में आप सर्विस दे रहे हो, तो यहाँ फुल स्टॉप कुछ भी नहीं होता है। आपको हमेशा अपने आप को लाइफ और फैमिली दोनों को बैलेंस करके रखना पड़ता है। साथ में टेक्नोलॉजी से भी आपको कनेक्टेड रहना पड़ता है। तो स्टेबिलिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे कि अगर आप CCNA जॉब कर रहे हैं, CCNA कंप्लीट होने के बाद अगर आपको जॉब मिल भी गया और आपको लग रहा है कि मेरे को जो सैलरी आ रहा है, मेरे को जितना भी पैकेज आ रहा है, वो दैट इज इनफ टू सर्वाइव माय लाइफ सर्वाइव करना एक डिफरेंट थिंग होता है, और कुछ अचीव करना है बिगेस्ट थिंग होता है। तो अगर आपको भी कुछ बड़ा अचीव करना है, तो देन अगर आप स्टॉप हो जा रहे हैं वहां पर, तो फिर वहां से आपका फॉल डाउन होना शुरू हो जाएगा वहां से। क्योंकि आपसे बेटर भी अगर मान लो कंपनी तो ग्रोथ किया, कंपनी के पास सर्वर आ गया, फायरवॉल आ गया, या कंपनी के पास क्लाउड आ गया, लेकिन आपको तो अभी तक वही पता है ना जो CCNA पता है। लेकिन CCNA से तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ चुका है। अगर फील्ड में या फिर अगर आपको इस मार्केट में बना रहना है, तो आप उस चीज में आपको हमेशा अप टू डेट रखना पड़ेगा। जो नया टेक्नोलॉजी है वो करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मैं ये बोलूंगा, जिस बंदे ने CCNA अच्छे से कर लिया, उसके लिए CCNP कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए फायरवॉल कोई बड़ी बात नहीं है। बस नाम से हमें थोड़ा लगता है कि यार ये टेक्नोलॉजी हमने नया है। CCNA भी एक अननोन पर्सन के लिए CCNA भी बहुत बड़ी बात होती है, उसमें टाइम भी लगता है। मैं तो बोलता हूँ कि आप जितना टाइम दे सकते हो CCNA में दो, बाकी में आपको टाइम लगेगा ही नहीं। लगेगा, सही बात है। अच्छा ये अब हम सभी जानते हैं कि जो अभी टेक्नोलॉजी है वो हमेशा अभी आगे मूव कर रही है टुवर्ड्स दी वर्चुअल एनवायरनमेंट, बट अभी भी बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि रियल डिवाइस पे अगर किसी इंस्टीट्यूट में जाके हम रियल डिवाइस लाइक राउटर के साथ में केबल कनेक्ट करके अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे या उस पे हैंड्स ऑन क्लियर करेंगे तो हमारा ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा। अगर हम वर्चुअल में भी हमारे पास में कई सारे ऑप्शंस है, लाइक EVNG है, GNS3 है, राइट, और पैकेट ट्रेसर सिस्को के द्वारा दिया गया है, ऐसे कई और भी हैं। तो आपका क्या कहना है कि वर्चुअल टेक्नोलॉजी और रियल डिवाइस के अंदर कॉन्फ़िगरेशन में कोई डिफरेंस है, या वर्चुअल टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस लेकर इंसान परफेक्ट अपने आप को बना सकता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? जी, मेरा भी हमेशा यही ख्याल रहा है, और मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करना चाहूंगा। सिमुलेशन इज अ डिफरेंट थिंग। सिमुलेशन आपको एक सॉफ्टवेयर काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जहाँ पर आपके सारे इमेजेस जो राउटर स्विच है वो आपको, अगर वहाँ पर आप उसको आप वहाँ पर इंटीग्रेट करते हो प्लेटफॉर्म में, आपको जो कमांड है, जो कॉन्सेप्ट है, वही रिजल्ट देंगे। लेकिन जो फिजिकल डिवाइस जो रिजल्ट देते हैं ना, जैसे कि हमने अपने पैकेट ट्रेसर ऑन किया, राउटर स्विच ऑन किया, ऑफ किया, दैट इज फाइन, वो विद इन अ सेकेंड, 30 सेकेंड 40 सेकेंड में आपको रिजल्ट दे देगा। लेकिन रियल टाइम में ऐसा नहीं होता है। रियल टाइम में आपको वेट करना पड़ता है। राउटर क्या होता है ना, रियल राउटर क्या है, 5 मिनट 7 मिनट लेते हैं रिबूट होने में। हाँ। एक चीज वो हो गया। दूसरा चीज, अगर आप नए टेक्नोलॉजी में अगर किसी भी आपको अगर लगता है कि आपको रियल टाइम में शायद कुछ ज्यादा मिलेगा, तो मैं ये बोलूंगा कि आप सिमुलेशन में अपना टाइम ज्यादा दो पहले। फिर उसके बाद अगर आपको स्टार्टिंग में, तो देखिए सर कि अगर किसी को भी अगर पहली बार दे दिया जाए राउटर स्विच, तो मेरे ख्याल से मैंने बहुत लोगों को देखा हूँ कि पसीने छूट जाते हैं
कि मैं कैसे करूंगा, कैसे केबल कनेक्टिविटी। यहाँ तो बहुत सारे राउटर हैं, स्विच है, एच है, इनको मैं जरा सा भी गलती कर दिया तो क्लाइंट मुझे मतलब कुछ भी बोल देगा, मेरे वजह से अगर इनका नेटवर्क डाउन हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो ये सारे चीज, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप कभी भी रियल टाइम में वर्क करने की अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप पहले उनका इंफ्रास्ट्रक्चर समझो, उनका डेटा फ्लो समझो, इन टू इन अगर समझ आता है कि कैसे उनका कनेक्टिविटी, देन आप करो उस राउटर से या उस स्विच से या उस फायरवॉल से पर्टिकुलर उनका क्या रनिंग है और उस पर आप क्या चेंजमेंट हुआ है, क्या बिगड़ा हुआ है, मतलब क्या प्रॉब्लम है और उनको रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है, ये आप पहले गैदर करो। गैदर करने के बाद आप कैलकुलेट करो कि यार अगर मैं ये चीज मूव करता हूँ इनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो अभी जो रनिंग नेटवर्क है, प्रोडक्शन नेटवर्क है इनका, उसमें कहीं कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लो मैंने कोई एचए कॉन्फ़िगर कर दिया, 2 फायरवॉल है मेरे पास, अगर मैंने वहां पर कोई, अगर मान लो गलती से भी मैंने कुछ अप एंड डाउन कर दिया और मैं उसको रनिंग नेटवर्क में अगर मैं करता हूँ तो जाहिर सी बात है एचए भी उनका शट डाउन हो जाएगा। तो ऐसे है कि रियल नेटवर्क तो ऑब्वियसली आपको हमेशा कॉन्फिडेंस देते ही है, लेकिन सिमुलेशन नेटवर्क इज बहुत चीज है कि फ्रेशर के लिए अगर आप वो फ्रेशर के साथ साथ अगर आप सीसीएनपी भी कर रहे हो तो सिमुलेशन बहुत बड़ी बात होती है। और हाँ, मैं ये भी बोल दूं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ज्यादातर चांस जो जॉब जैसे मिलते हैं कि सिर्फ सर्विस बेस्ड जॉब मिलते हैं। अगर प्रोडक्ट बेस्ड जहाँ पर जॉब मिलता है तो वहां पर तो R&D करने का बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी मिलता है। अगर कोई इंजीनियर जैसे लक बाई चांस अगर किसी को ऐसे कंपनी के साथ जॉब ऑफर मिल जाता है जिसके पास आपके मल्टीपल क्लाइंट हो, मल्टीपल टेक्नोलॉजी यूज हुआ हो, मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग यूज होता हो, तो ऐसे अगर जॉब मिलता है तो आपके लिए बहुत वेल एंड गुड है। आप उस टाइम पे पैकेज ना देखो, उस टाइम पे अपना टाइम दो और सीखने में पूरा फोकस करो। पैकेज एक ना एक दिन आपको अगर उस रियल टाइम का रियल इन्वॉल्वमेंट का आ गया तो आप ऑब्वियसली आप अपने आने वाले 2 साल के बाद अपने आप को एक बहुत ही, जो यहाँ बैठ के आप किसी एक लोकेशन पे सिर्फ सर्विस देने वाले लोकेशन पे अगर आप 5 साल बैठोगे और किसी एक मल्टीपल क्लाइंट को अगर आप सर्विस देते हो तो साल भर की मेहनत में आप बहुत आगे जंप कर सकते हो। अच्छा, एक लास्ट सवाल महेश जी आपसे, वो ये है कि आई थिंक बहुत लोगों का ये सवाल होगा, जो लोग अभी देख भी रहे होंगे, राइट, उनका काफी एक सवाल अहमियत है, मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है ये सवाल आपसे पूछना, बिकॉज आप ऑलरेडी काम कर रहे हो इस इंडस्ट्री के अंदर, राइट। सो बहुत लोग जो हैं एक एज बैरियर को लेके थोड़ा सा इसके में अटके हुए हैं कि यार मेरा एज अभी 30+ हो गया है, तो क्या मुझे आईटी इंडस्ट्री में आना चाहिए। लाइक से फॉर एग्जांपल कई बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पहले किसी दूसरी डोमेन के अंदर अपना देख रहे थे, राइट, काम करके देख रहे, बट समहाउ वो नहीं बन पाया, उनको अच्छा नहीं लगा। तो क्या वो 30+ हो गए हैं तो क्या उनको अपने किसी दूसरे डोमेन से स्विच होकर आईटी डोमेन में आना चाहिए? क्या यहाँ पर कोई एज बैरियर उनके लिए आगे रहेगा या नहीं रहेगा? आपका क्या ओवरव्यू है इसके ऊपर? जी सर, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आप पूछें तो मुझे ये एज बैरियर सिर्फ बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में होता है, जहाँ पर आप मार्केटिंग कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो। टेक्नोलॉजी में एज बैरियर नहीं होता। हाँ, एज बैरियर अगर आपको होता है तो जहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर फील्ड में होता है, जैसे आप कभी किसी कंपनी में एज अ फ्रेशर गए हो, आप 2-3 साल की है, आपको मल्टीपल कोडिंग या मल्टीपल लैंग्वेज में आपको कोडिंग करना आ गया, आप डेवलप कर रहे हो, आज से 5 साल 7 साल आपने वहाँ जॉब किया। अब क्या हो रहा है, कंपनियां जब वो सॉफ्टवेयर फील्ड में जब अगर कोई बंदा जा रहा है और उसको अगर वो मतलब अगर उसको पैकेज अच्छा खासा हो जाएगा 5 साल 7 साल में, अराउंड 20 LP 30 LP के आसपास हो जाएगा, तो क्या करती है कंपनियां आजकल, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए, जब भी कॉलेज से निकलते हैं उनके पास ऑलरेडी कोडिंग का स्किल होता है, उनके कॉलेज बहुत सारे कॉम्पिटिटिव हो चुके हैं, जो कि अब ये सोचते हैं कि हमें स्किल पे मैटर रखना, स्किल को हमें फोकस करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे मिल जाते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को कि जहां पर मैं किसी एक बंदे को 30 लाख पैकेज में दे रखा हूँ साल भर के लिए, वहीं पर मैं अगर वहां पर मतलब 10 ले आऊँ, 3-3 लाख का पैकेज हो, तो मैं 10 मैन पावर ले सकता हूँ। तो ये जनरली होता क्या यहाँ पर है, सॉफ्टवेयर फील्ड में होता है। लेकिन आप नेटवर्किंग एंड सर्विस फील्ड में आपको ऐसा नहीं होता है। सर्विस फील्ड में आपको टेक्निकली आपका स्ट्रॉन्ग होना मैटर रखता है। आपको जो स्किल, जैसे एज मैं ऑर्गेनाइजेशन हूँ, मेरे को एक इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे जो रिक्वायरमेंट है, मेरा एक मान लो 4 सर्वर है, मेरा वो वेब होस्टिंग है, मेरे पास क्लाउड है, मेरे पास फायरवॉल राउटर है, अगर मेरे पास एक लिमिटेड चीजें हैं तो आप उतना जो मुझे चाहिए उतना आपको आता है तो मैं आपको हायर करूंगा। और आप मेरे कंपनी में अगर आप मेरे को 10 साल तक आप मेरे को सर्विस दे रहे हो तो भी आपको पता है कि आपको भी आगे ही सर्विस देना है, क्योंकि आप 10 साल से मेरे इन टू इन नेटवर्क को संभाल रहे हो। कोई भी कंपनी का नेटवर्क ही बहुत सबसे बड़ा कोर होता है रनिंग के लिए। नेटवर्क सर्वर्स जो होते हैं यही किसी कंपनी का बैकबोन होता है। अगर नेटवर्क डाउन हो गया तो कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय हैं खाली बैठ जाएंगे। सही बात है।
तो मतलब अब ये तो आपने बहुत अच्छी चीज अब तक आपने जो भी गाइडेंस दिया, राइट, बहुत ही अच्छा लगा। बस एक लास्ट सवाल आपसे मैं ये पूछूंगा और उसके बाद मैं डेफिनेटली मैं आपको थैंक यू बोलूंगा कि आपने अपना इम्पोर्टेंट बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला। सो लास्ट सवाल आपसे ये है कि क्या लगता है, मतलब आईटी फील्ड में अगर कोई ज्वाइन करता है तो उसका फ्यूचर आगे ब्राइट रहेगा? क्योंकि कई बार होता है, बहुत सारे रूमर्स रहते हैं, राइट, क्योंकि नेटवर्किंग फील्ड के अंदर अब आगे जो है जॉब्स अवेलेबल नहीं है, सर्वर्स जो है ऑन क्लाउड जा रहे हैं। तो क्या आईटी फील्ड में आने के लिए अभी बहुत लोग जो है आते हैं, राइट, बहुत लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी बैरियर बन के बैठे हो कि नहीं यार, आईटी फील्ड में आगे जो है अभी हमारे पास में स्कोप नहीं है। तो आपको क्या लगता है, आपके अकॉर्डिंग क्या है, आईटी फील्ड के अंदर आना चाहिए? फ्यूचर कैसा है आईटी फील्ड का? जी, एक इंसिडेंट बताना चाहूंगा। जब मैं एक टाइम पे मैं पीजी पे गया हुआ था, किसी पीजी पे रुका हुआ था, तो एक मेरा दोस्त आया। उस टाइम दोस्त नहीं था, मतलब एक नॉन स्टूडेंट आया। उसके फादर है वहाँ के जो हॉस्टल इंचार्ज थे, उनसे पूछे कि यार इनको अच्छे से सिखाना। तो उस टाइम पे वो हॉस्टल इंचार्ज एक बात बोला कि नहीं देखो, ऐसा है कि यहाँ पर 50 बच्चे रहते हैं, तो ये तो पहले 50 लैंग्वेज सीखेगा, उसके बाद मेरा लैंग्वेज सीखेगा। तो हम डिपेंड करता है कि हम सलाह किससे ले रहे हैं। जैसे आप सलाह ले रहे हो, सलाह लेने जिससे आप सलाह ले रहे हो वो क्या उस फील्ड से बिलोंग करता है या उसका एक्सपीरियंस उस फील्ड में कैसे रहा है, वही आपको उस फील्ड के बारे में सलाह दे सकता है। तो अगर आईटी फील्ड की बात करूं मैं, तो आईटी फील्ड एक, मैंने जैसे पहले ही बोला कि एक समुद्र है। आप इसमें एक छोटे मछली जैसे आप बोल सकते हो, है ना। अगर आपको वेल मछली बनना है तो आपको बहुत मेहनत भी करना पड़ेगा, और आपको सिर्फ एक छोटा मछली भी बनना है तो भी आपका वेलकम है, क्योंकि हर कंपनी हर लोगों के हिसाब से, जैसे छोटी बड़ी कंपनियां होती है, हाँ, बट उस टाइम के लिए आपको उस टाइप के आपको जॉब पाने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और साथ ही साथ मेहनत भी करते रहना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू महेश जी, थैंक यू। आपने बहुत ही एक बिजी शेड्यूल है, आई कैन अंडरस्टैंड, उसमें से आपने टाइम निकाला हमारे ऑडियंस को गाइड करने के लिए। एंड आपको कैसा लगा हमारे प्लेटफॉर्म पे आके? और आई एम श्योर कि आपके भी काफी सारे, आपके लिए भी आगे इन फ्यूचर जो है काफी सारे हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर काफी सारे सवाल आएंगे, और वो सवाल हम चाहेंगे कि आप तक हम पहुंचाएं, हमारी टीम पहुंचाएगी, राइट। maybe I can ask Manish to give you all that questions जो भी आते हैं। So guys, अगर आपके कोई भी सवाल है महेश सर से, आप अगर पूछना चाहते हैं या उनसे कोई भी सवाल करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, और डेफिनेटली हमारी टीम जो है महेश सर तक पहुंचाएगी आपके क्वेश्चंस को, और जो भी इनकी तरफ से फीडबैक्स आता है वो आपको हम पहुंचाएंगे। और मे बी अगर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ तो हम दोबारा एक बार जो है महेश सर को दोबारा डिस्टर्ब करेंगे, उनके बिजी शेड्यूल में से टाइम निकलवाएंगे और वापस जो है फिर आप तक लेकर आएंगे। सो आई होप गाइज कि ये जो हमारा पॉडकास्ट का एपिसोड 1, और आप महेश सर जो हैं हमारे इस एपिसोड के, इस पॉडकास्ट सेशन के जो हैं, जो एक नया हमने स्टार्ट किया है, उसके पहले गेस्ट हैं। सो थैंक यू वेरी मच महेश जी वंस अगेन। एंड आप एक बार अपनी तरफ से भी बाय बाय कह दें सभी को। तो आज का अपन जो पॉडकास्ट सेशन है, राइट, वो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सर कि आपने मुझे इनवाइट किया और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपना स्किल शेयर कर पाऊँ। अगर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है किसी एक को भी अगर काम आता है तो आई थिंक ये सक्सेसफुल पॉडकास्ट है। एंड आई बिलीव कि अगर लोगों को अगर लगता हो कि नहीं यार हम नॉर्थ से हैं या फिर किसी रिमोट सिटी से हैं या जो टायर 3 सिटी से हैं, जैसे कि हमारा यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, एमपी, और हमारे लिए इतना कहाँ पॉसिबल होता है कि हम जाएं हैदराबाद जाएं, मुंबई जाएं, दिल्ली जाएं और इतना स्ट्रगल करें। तो ऐसा नहीं है। स्ट्रगल लाइफ का एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप स्ट्रगल करोगे तो बहुत ज्यादा निकलोगे। और मैं तो बोलता हूँ कि हर किसी को अब एक बार तो घर से निकल के यहाँ पर आके एक बार जाना चाहिए, फिर प्लान करना चाहिए कि सिटी में सॉफ्टवेयर कंपनीज कैसे हैं, लाइफ स्टाइल यहाँ का कैसा रहता है। बेसिकली अपने गांव से प्यारा तो कोई अपना जो क्या बोलते हैं वो जननी जन्मभूमि, वो स्वर्गादपि जो भी बोलते हैं, आई डोंट नो उतना, बट हाँ, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि लेकिन जो सिटी का अभी जो आपको कहीं ना कहीं आपको कुछ बनना है, एक बार आप गो थ्रू हो जाओ सिटीज से, आप अच्छे आओ, यहाँ के लाइफ स्टाइल देखो, थोड़ा मेहनत करो। अगर मैं बन सकता हूँ, मेरे जैसे मेरे दोस्त यार बन सकते हैं, तो आप में से भी बहुत कोई लोग आप हमसे भी बेहतर नाम कमा सकते हैं। बिल्कुल।
चलिए गाइस, थैंक यू वेरी Thank you मच। so much, sir. जी जी, थैंक यू वेरी मच गाइस। आई होप कि आपको जो है महेश सर के द्वारा दिया गया गाइडेंस आपको पसंद आया होगा। और आज हम इस पॉडकास्ट सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं आप सभी के साथ में एक नए पॉडकास्ट सेशन में, एक नए चेहरे के साथ, एक नए एक्सपीरियंस के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।